आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर 1 से 10। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस है बुक में दिए हुआ वो सभी क्वेश्चंस आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम जो भी लाएंगे इसका जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिया गया है चैप्टर वाइज वो सभी प्रश्न को आज हम कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर? देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह का नाम लिखिए। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है, यह है बुध, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, यूरेनस है, नेपच्यून को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कितने ग्रह हैं? तो इस तरह से 8 ग्रह है। ठीक है, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कौन कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार तो बुध है 1 नंबर पर। ठीक है, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस। ठीक है, तो कितने हुआ? बुध, गुरु, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इस तरह से कितने ग्रह हुआ? 8 ग्रह हुआ। अब यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह का नाम यह बुध है। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये आपका है बृहस्पति। ठीक है, क्या है? बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा। उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ था क्लास 6 ज्योग्राफी का वो आज हम पढ़ लिए। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पार्ट 2 है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। आइए इस पाठ की सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाठ 2 आपके सामने शुरू होता है। पाठ 2 है समदिवारात्रि होते हैं। तो समदिवारात्रि जो है यह 21 मार्च और 23 सितंबर का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर को समदिवारात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन आप जानते हैं 25 दिसंबर का होता है। ठीक है, 25 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है यह 239। ठीक है, 239 हो जाएगा। 239 इसका आंसर हो जाएगा। 239 डिग्री पर अक्ष पर झुका है। ठीक है, अगला है शीतोष्ण कटिबंध है। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है यहाँ पर क्या होता है? अधिक ठंड एवं गर्मी पड़ती है शीतोष्ण कटिबंध में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है,
प्रश्न 6 है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कितना है? तो पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? यह बड़ा है। ठीक है, चंद्रमा से बड़ा है कौन? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा था। ठीक है, राकेश शर्मा जो भारत के था। लेकिन यहाँ पर पूछ देगा कि दुनिया में विश्व के सबसे पहले व्यक्ति कौन था जो चांद पर पहुंचा था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन भारत के पहले व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वो राकेश शर्मा था। खाली जगह को भरने वाला है, खाली जगह का भरना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष। दूसरा है, पृथ्वी डैश गति के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है। ठीक है। तीसरा है, विषुवतीय प्रदेशों में सूरज की किरण सालों भर डैश पड़ती है। तो विषुवतीय प्रदेशों में सूरज की किरण सालों भर सीधी पड़ती है। ठीक है, सीधी पड़ती है। और चौथा है, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है ना, यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ 2 का हम अभी प्रश्न पढ़ लिए, प्रश्न आंसर। अब चलते हैं पाठ 3 की ओर। पाठ 3 है पृथ्वी के परिमंडल। पाठ 3 है पृथ्वी के परिमंडल। आइए पढ़ते हैं। देखिए, अब अभी पढ़ेंगे हम पाठ 3 ज्योग्राफी क्लास 6 का पाठ 3 है जीवन यापन को। पहला क्वेश्चन है कि जीवन यापन पनपता है। तो जीवन यापन जो है यह स्थल मंडल पर, कोई भी जीव जंतु होते हैं ना, उसको जीवन यापन करने के लिए स्थल मंडल यानी भूमि का होना बहुत जरूरी है। तो जीवन पनपता है स्थल मंडल पर। प्रश्न 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अब देखिए, हम बताए थे ना आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, अब वह कौन सा व्यक्ति थे जो पहले चंद्रमा पहुंचा था? विश्व का वो कौन सा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, लेकिन भारत के बारे में पूछेगा तो भारत के पहले व्यक्ति था राकेश शर्मा। और पूछेगा दुनिया में कि पहले वो कौन सा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो यह किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है 2 बड़े जलभागों को। ठीक है, 2 बड़े जलभागों को यह जल डमरू मध्य जोड़ता है। ठीक है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल जो होता है ना, ओजोन मंडल में होता है। ठीक है, समताप मंडल किस मंडल में होता है? ओजोन मंडल में। अब यहाँ पर चलते क्वेश्चन नंबर 2 है, भरने वाला क्वेश्चन है। भरना है, खाली स्थान को भरिए। स्थल का एक सकरा भाग जो बड़ी स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाती है। तो यह कहलाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। 2 है, पानी का सकरा भाग जो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, और तीसरा है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ डैश संभव नहीं है, तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। यदि चंद्रमा पर हवा पानी नहीं होगा तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ पाठ 3 ज्योग्राफी का चैप्टर समाप्त हुई। अब चलते हैं पाठ 4 की ओर। पाठ 4 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चलिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखते हैं। और इस सभी प्रश्न आपके बुक एनसीईआरटी किताब का दिया हुआ क्वेश्चन है, किताब का। ठीक है, चैप्टर वाइज।
बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से गुजरती है? तो बिहार में सोन नदी यह मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरता है, मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र होगा। प्रश्न 3 है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी। प्रश्न 4 है, पठार के ऊपर की सतह होती है? तो पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है। कैसे होती है? सपाट होती है। प्रश्न 5 है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वतों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार। अब यहाँ पर चलते, प्रश्न 2 है भरने वाला। ठीक है, प्रश्न 2 है भरने वाला। चलिए भरिए। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी रूप से फैला हुआ है? तो गंगा नदी। क्या होगा? गंगा नदी। गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी रूप से फैला हुआ है बिहार का अधिकतर भाग। ठीक है। और दूसरा है, डैश को संसार का छत कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? पमीर का पठार को। पमीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर देख सकते, तीसरा क्वेश्चन है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डेंस श्रेणी कहते हैं? तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा? पर्वत। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पर्वत। चौथा है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है? तो यह ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है केंद्र। ठीक है, केंद्र हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, क्या होगा? केंद्र होगा। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख केंद्र पर्यटन स्थल के उदाहरण है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती है? तो इसके कारण क्या बढ़ती है? आबादी। क्या बढ़ती है? आबादी। ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन समाप्त हुई चैप्टर 4 की। अब चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। चलिए, चैप्टर 5 है दिशाएं। चैप्टर 5 क्या है? दिशाएं है। ठीक है, आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देख, दिशा क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? तो ध्रुव तारा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर नजर आता है। ठीक है, ध्रुव तारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर दिशा की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो दिशा सूचक यंत्र में एक सुई लगी रहती है जिसके दोनों ओर छोर से चुंबकीय शक्ति होने के कारण ये हमेशा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के तरफ घूमता है और यह दिशा को दर्शाता है। अतः दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर हम दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन और प्रश्न दिया हुआ था, विशेष कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए यह चैप्टर समाप्त हुआ। चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। ठीक है, चैप्टर 5 ही था। अब चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 है पृथ्वी और ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी और ग्लोब। आइए इस पाठ की प्रश्न को पढ़ते हैं। यह पहला प्रश्न है क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का। पहला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी जो है ना उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। चलिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा जो है यह 23-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, कर्क रेखा जो है 23-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर 1 दिन बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 1 दिन बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 6 समाप्त हुई क्लास 6 का। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है
मानचित्र का अध्ययन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ की सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जमीन पर बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे मापक का। दूसरा है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार और मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाया जाता है उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाते हैं भाई? तो हम दिखाते हैं हरे रंग से। ठीक है, हरे रंग से हम दिखाते हैं मानचित्र में किसको दिखाते हैं? मैदान को। ठीक है, मैदान को मानचित्र में हरे रंग से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, तो मानचित्र में दक्षिण की दिशा नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर, नीचे होता है दक्षिण दिशा। 5वां है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, तो मानचित्र निर्माण में संकेत का भी ध्यान रखना चाहिए, दिशा का भी, मापक का भी, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर समाप्त हुई। चैप्टर 7 चलती है आप चैप्टर 8 की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, हमारा राज्य बिहार। ठीक है, हमारा राज्य बिहार। चलिए इस चैप्टर का प्रश्न को पढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है, तो यह है पटना से पूरब। पटना से पूरब जो होता है ना, मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, अब है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, सोमेश्वर पहाड़िया है, तो सोमेश्वर की पहाड़िया ये राजगीर में। ठीक है, कहाँ पर है? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं, तो सरसा क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो यह आता है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ये सब कौन सा जिला है आपका? सरसा जिला है, सरसा क्षेत्र का जिला है। ठीक है, अगला है गन्ना उत्पादक जिला है, तो गन्ना उत्पादक जिला गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, ये सभी जगह ईख की गन्ना की खेती होती है। ठीक है, अब यहाँ कहा था बिहार के चौहद्दी लिखना है। ठीक है, तो बिहार के चौहद्दी उत्तर दिशा में नेपाल होता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल होता है, दक्षिण में झारखंड होता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यह क्या है? बिहार की चौहद्दी है। तो दिया हुआ चैप्टर समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 9 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या है कहता है, चलिए पढ़ते हैं। बिहार दर्शन है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, याद रखेगा, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? तो गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर बनवाया था रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई। चलते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 है, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल कुंड जो है यह राजगीर में अवस्थित है। कहाँ पर? राजगीर में। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कौकोलत ये परीक्षा में पूछा जाता है। कौकोलत प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कौकोलत जो है यह ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है कौकोलत। जरासंध 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, तो जरासंध का अखाड़ा जो है ना राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। अब यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान को भरना है। खाली जगहों को भरना है। पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है, तो पितृपक्ष का जो मेला है ना कृष्ण पक्ष को लगता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में लगता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में। अगला है कि महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है, तो महाबोधि मंदिर के निकट जो है यह मूलचंद सरोवर है। कौन सा सरोवर है? मूलचंद सरोवर। अगला है कि पावापुरी में डैश मंदिर है, तो पावापुरी में जल मंदिर है। ठीक है, जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में, याद रखिएगा। चौथा है कि महावीर ने डैश महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो महावीर ने शरीर त्याग कर, यानी महावीर की मृत्यु जो है शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, 5वां है नालंदा विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, तो ज्ञान विज्ञान का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था।
तो इस तरह से समाप्त हुआ चैप्टर 9। चलते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर 10, और ये लास्ट चैप्टर है, क्लास 6 ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर है, बिहार दर्शन 2। आइए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। कहता है सही कथन में सही का निशान लगाए और गलत कथन पर गलत का निशान लगाए। ठीक है, आइए। शेर शाह को हराकर हुमायूं ने भारत की राजगद्दी पर बैठा था? नहीं, गलत आंसर। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गस्टिन ने बनवाया था? सही है। कब बनवाया था? कब बनवाया था? 1785 को। ठीक है, कब बनाया था? 1785 को, याद रखिएगा। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी पटना के दीदारगंज में मिली थी? सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी कहलाता है? सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक की सभी चैप्टर की एक एक प्रश्न को हम पढ़े हैं। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 10 लोगों में अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।